सीधी बात करूं, सीधा बोलूं, ठोक के। जिन्होंने बैंक लोन लिया है, सरकारी बैंक लोन, सरकारी बैंक से लोन या प्राइवेट बैंक से लोन, उस लिस्ट में आपको ना एक ओबीसी मिलेगा, ना एक ईबीसी मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा। सिर्फ नेहरू जी नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी जी नहीं, उसमें आप एक लंबी लिस्ट लगा सकते हो। उसमें आप अंबेडकर जी को जोड़ सकते हो। उसमें आप ये लाइए जरा फोटो, जय 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 भीम, जय 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 भीम। संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, सामाजिक न्याय लेकर रहेंगे, सामाजिक न्याय लेकर रहेंगे। राजेश राम जी, शकील अहमद खान जी, कृष्णा लवारू जी, अंशुल अभिजीत जी, शशि पंडित जी, ओम प्रकाश महतो जी, बच्चू प्रसाद बीरू जी, डॉक्टर केपी सिंह जी, मुख्तार अंसारी जी, डॉक्टर नसीब इकबाल कमाली जी, संजीव कुमार बिट्टू जी, ज्ञान रंजन जी, उषा जी, श्याम सुंदर ठाकुर जी, भागीरथ मांझी जी, अनिल जयहिंद जी। भाइयों और बहनों, आप सबका दिल से यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। संदीप दीक्षित जो शीला जी के बेटे हैं, वो एक पॉडकास्ट, आजकल पॉडकास्ट चलती है ना, वो एक पॉडकास्ट बनाते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके पॉडकास्ट पे जाऊं। बातचीत होती है, वीडियोग्राफी होती है, फिर उसको मतलब YouTube पे डाला जाता है। तो मैं गया और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आपके परदादा नेहरू जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे, नेता थे, स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। आपके मुताबिक आपके परदादा क्या थे और आप उनसे क्या सीखे? कमरे में नेहरू जी की फोटो थी, एक तरफ गांधी जी की पेंटिंग थी, और मैंने सोचना शुरू किया कि मेरे जो परदादा नेहरू जी थे वो असलियत में क्या थे। और दोनों फोटो को मैं देख रहा था और मेरे दिमाग में बात आई कि ये दोनों जो लोग थे, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ये दोनों सच्चाई से मोहब्बत करते थे। और अगली लाइन में मैंने बोला, सिर्फ नेहरू जी नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी जी नहीं, उसमें आप एक लंबी लिस्ट लगा सकते हो। उसमें आप
अंबेडकर जी को जोड़ सकते हो। उसमें आप ये लाइए जरा फोटो, उसमें आप इनको भी जोड़ सकते हो। और ये फोटो अभी मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी बताइए? क्योंकि जो इनकी पत्नी है और इनके बीच में समानता है, रिस्पेक्ट है। ये देखकर ये पता लग रहा है कि रिस्पेक्ट है। तो ये सब लोग, और आप हजारों साल पहले शुरू कर सकते हैं। बुद्ध भगवान सच्चाई से मोहब्बत करते थे, सच्चाई से दूर नहीं जा सकते थे। गुरु नानक, कबीर, बसवना, नारायण गुरु, लिस्ट है। तो लोग मुझे कहते हैं कि यह संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, यह संविधान हजारों साल पुराना है। और इस किताब के अंदर अंबेडकर जी की सोच, फूले जी की सोच, गांधी जी, नेहरू जी, गुरु नानक जी, कबीर, जिन लोगों को हिंदुस्तान मानता है और रिस्पेक्ट करता है, उनकी सोच इसके अंदर है। तो जब मैं इस किताब को, और जब आप इस किताब को ऐसे पकड़ते हो, आप 70-80 साल पुरानी किताब को नहीं पकड़ रहे हो, आप हजारों साल पुरानी विचारधारा की रक्षा कर रहे हो। और अगर हम सच्चाई की बात करें तो क्या इसमें सावरकर जी की विचारधारा है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाए। अब ये बात किसी को अच्छी लगे ना लगे, ये सच्चाई है तो मुझे ये बोलनी ही पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान की सच्चाई का रक्षक है, और जो हजारों सालों का जो विजडम है, जो हिंदुस्तान के लीडर्स ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने इस देश की जनता से सीखा, वो इसके अंदर है। अंबेडकर जी ने दलितों की लड़ाई लड़ी, दलितों के लिए लड़ाई लड़े। सिखाया किसने? सिखाया देश के दलितों ने। जो देश के दलितों के अंदर दर्द था, उस दर्द को अंबेडकर जी समझे, उस दुख को अंबेडकर जी समझे, उस सच्चाई को अंबेडकर जी समझे, और उस सच्चाई के लिए अंबेडकर जी लड़े। इसीलिए महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे।
तो सच्चाई की ही लड़ाई चल रही है। और आजकल क्या हो रहा है, सच्चाई बोलना हिंदुस्तान में मुश्किल है, आसान नहीं। आप देख लीजिए, हमारी पॉलिटिक्स को देख लीजिए, पॉलिटिक्स को देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, बोल नहीं पाते हैं। पूरा देश जानता है कि सच्चाई ये है, और बड़े से बड़े नेता चुप हो जाते हैं। ये पूरे देश को दिख रहा है। मगर एग्जाम्पल क्या दिया? बुद्ध भगवान ने, अंबेडकर जी, गांधी जी, इन लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया? डरना नहीं है, जो सच्चाई है वो देश के सामने रखनी है। और यही आप लोग कर रहे हो, यही आप लोग कर रहे हो। आप लोग डरते नहीं हो, आप लोगों को दबाया नहीं जा सकता है। आपके अंदर, खून के अंदर फूले जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, ये सब आपके खून के अंदर हैं, और इनकी विचारधारा आपके खून के अंदर है, मेरे खून के अंदर है, और इसको कोई नहीं मिटाने जा रहा है, कोई मिटा ही नहीं सकता। मैं आपको आज दो तीन चीजें कहना चाहता हूं, मगर मेरी माइंड में एक सवाल है। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, आप में से, आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा, देखा ना? अच्छा, आप मुझे बताइए, आप में से, इस भीड़ में से कितने लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। अब ये देखिए, घूम के देखिए, यहां पे 1% से कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, 1% से कम। अगर यहां 100 लोग हैं तो एक हाथ उठ रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है। इसमें अनलिमिटेड पैसे बने, मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। सीधी बात करूं, सीधा बोलूं, ठोक के, हमारे यहां पे केपी सिंह जी हैं। कहां है केपी सिंह जी? आइए आइए। केपी सिंह जी, अब गलत मत मानना जो मैं कहने जा रहा हूं। देखिए, केपी सिंह जी ने कहा, बैठिए बैठिए, आइए। केपी सिंह जी ने कहा कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। कहा ना आपने? कहा। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में डेलीगेशन आया, वहां पे ऐसे ही एक व्यक्ति ने मुझे कहा, मैं आईआईटी का प्रोफेसर हूं। और मैंने उससे यही कहा कि देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं मगर शायद आपको अच्छा ना लगे, इजाजत है? उन्होंने कहा हां, कह दीजिए। और वही मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं, इजाजत है? देखिए, आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। क्यों?
क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ काम करता है। आप सोचते हो कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, मगर आप अस्पताल को कभी नहीं चला पाओगे। आपको चलाने नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं चलाने दिया जाएगा। और अगर आप में क्षमता चलाने की हो तो आपको फाइनेंस नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बैंक लोन नहीं मिलेगा। और अगर आपने बैंक लोन ले लिया और आपने अस्पताल भी शुरू कर दिया, तब ब्यूरोक्रेसी आपको रोकने की कोशिश करेगी। तो आपके मन में लग रहा है आपको कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, मगर ऑर्थोपेडिक सर्जन के सच्चे औजार आपके हाथ में नहीं है, आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। डेलीगेशन में दलित प्रोफेसर ने मुझे कहा कि मैं आईआईटी प्रोफेसर हूं। मैंने उनसे कहा नहीं भैया, आईआईटी प्रोफेसर की पूरी क्वालिफिकेशन आप में है, मगर सिस्टम आपको सच्चा आईआईटी प्रोफेसर नहीं बनने देगा। और यह सच्चाई आस्ते 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 मुझे बहुत गहराई से समझ आ गई है। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं, और मैं सिस्टम को बहुत गहराई से देखने के बाद बोल रहा हूं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस किया और बात अब तेलंगाना में कास्ट सेंसस से बहुत आगे निकल गई है। तेलंगाना में हम आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सामाजिक इंफॉर्मेशन, कि आप अपने सपने में भी नहीं देख पाओगे। वो कैपेबिलिटी अब तेलंगाना की सरकार के हाथ में है। मैं आपको आज स्टेज से बता सकता हूं कि अगर आप तेलंगाना में देखें और उन लोगों की लिस्ट निकालें जिन्होंने बैंक लोन लिया है, सरकारी बैंक लोन, सरकारी बैंक से लोन या प्राइवेट बैंक से लोन, उस लिस्ट में आपको ना एक ओबीसी मिलेगा, ना एक ईबीसी मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा। तेलंगाना की सबसे बड़ी कंपनियों की आप लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, उनकी सीईओज की लिस्ट निकालिए। यह सब हम तेलंगाना में अब कर सकते हैं। उनकी मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, आप हैरान हो जाओगे। मैनेजमेंट में, सीईओ की लिस्ट में, मालिकों की लिस्ट में आपको ईबीसी, ओबीसी, दलित, अति दलित, आदिवासी कहीं नहीं मिलेंगे, है ही नहीं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि 5% है, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि 5% है, 0 है, 0 है ही नहीं। और आप दूसरे तरफ मजदूरों की लिस्ट निकालो, जो 21वीं सदी के नए मजदूर बने, गिग वर्कर्स, जो उबर चलाते हैं, जो 21वीं सदी की मजदूरी करते हैं, उनकी लिस्ट निकालो। 90% से ज्यादा, 95% दलित, पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, आदिवासी, डोमेस्टिक सर्वेंट्स की लिस्ट निकालो। दलित,
ओबीसी, ईबीसी, आदिवासी, अति दलित। और मैं सिर्फ कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूं, शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहा हूं, सरकार की बात कर रहा हूं, कॉर्पोरेट इंडिया की बात कर रहा हूं। जहां भी आप देखो, आप हुई नहीं। और तेलंगाना में अब वो पूरा का पूरा डेटा हमारे हाथ में है, जो नरेंद्र मोदी जी आपके हाथ नहीं डालना चाहता है। इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही हमें वो डेटा दिखा, हमने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। और दूसरी बात, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है। कि 5% लोग 5% लोग इस पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। दस 15 लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को पकड़ रखा है। अदानी, अंबानी, 10 नाम है। और आपका लाखों करोड़ रुपया सीधा आपकी जेब में से उनके जेब में ट्रांसफर होता है। जीएसटी आप देते हो, कर्जा माफ उनका होता है। जीएसटी आप देते हो और ठग से कर्जा माफ उनका होता है। आप स्कूटर में पेट्रोल भरते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। आप अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। आप बीमार होते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। तो आप सबको घेर के रखा हुआ है, इसलिए आपसे सांस नहीं ली जा रही है। क्योंकि पूरे सिस्टम ने आपको घेर के रखा हुआ है। और उसमें गरीब जनरल कास्ट भी हैं, वो भी उन कंपनियों में नहीं जा सकते, वो भी डॉक्टर नहीं बन सकते, वो भी लॉयर नहीं बन सकते। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। सुल्तानपुर में मैं गया, वहां पे चेतराम मोची जी हैं। पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा? देखा था? तो मेरी दोस्ती हो गई उनसे। मैंने गाड़ी रोक दी, मैं वहां जाके बैठ गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसे फंसाया गया है, किस प्रकार से फंसा के रखा हुआ है। मैं गया, 40 मिनट में उनके साथ बैठा। मैंने देखा कि हुनर की कोई कमी नहीं है। उनसे आप कोई भी उनको आप कोई भी जूता दे दो और कहो भैया इसको बना दो, कोई भी हो, मतलब ब्रांडेड जूता हो या आपने ये पहना हुआ ये हो, कुछ भी, 2-3 घंटे में वही जूता आपको मिल जाएगा, उससे अच्छा मिल जाएगा। और मैंने उनसे पूछा आप यहां कितने साल से हो? कहते हैं 40 साल से हूं राहुल जी, 40 साल। फिर मुझे देख के कहते हैं राहुल जी ये मेरा बेटा है, अब ये यहां मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा क्यों?
और फिर सिर नीचे करके कहते हैं कि राहुल जी 40 साल में मुझे किसी ने इज्जत नहीं दी। एक ही आदमी ने, मेरे पिता ने मुझे रिस्पेक्ट और इज्जत दी थी। मैं यहां आता हूं, सुबह आता हूं, दिन भर काम करता हूं, घर चला जाता हूं। 40 साल में मुझे एक व्यक्ति ने इज्जत नहीं दी। अकेले काम कर रहे थे, बेटा कह रहा था मुझे नहीं करना काम, मैं जा रहा हूं, मैं नौकरी करूंगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक बात बताइए, अगर आप अपने काम को थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हो तो आप क्या कदम लोगे? एकदम उन्होंने मुझे बोला कि देखिए राहुल जी, मैंने एक मशीन है, मैंने उसकी फोटो देखी थी, अगर वो मशीन मुझे मिल जाए तो मेरा काम डबल हो जाएगा ऐसे ही। तो हमने क्या किया, बहुत महंगी मशीन नहीं थी, हमने किसी राजनेता से वो मशीन डोनेट करा दी और उनको हमने मशीन दे दी। नहीं, अभी ताली मत बजाइए, अभी ठहर जाइए, ताली बजाने की बात अभी आ रही है। 3 महीने बाद मुझे फोन आता है, चेतराम मोची जी कहते हैं राहुल जी मैं बड़ा खुश हूं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं राहुल जी मेरी अब 2 दुकानें हैं, 10 लोग मेरे लिए काम करते हैं। दस लोग मेरे लिए काम करते हैं, मेरी 2 दुकानें हो गई हैं। मुझे लग रहा है इस मशीन से कि मैं 4-5 दुकानें खोल पाऊंगा। अब चेतराम मोचिनी ने मुझे एक और बात बोली। जब मैं उनके साथ बैठा था, मुझे बोला राहुल जी यूपी सरकार ने मुझे एक बार ट्रेनिंग पे बुलाया, उनकी योजना थी ट्रेनिंग पे बुलाया। तो मैंने उनसे कहा क्या सीखे? कहते राहुल जी मैं वहां गया, ट्रेनर से ज्यादा तो मुझे मालूम था। वो ट्रेनर को मतलब वो तो ट्रेनर मोची नहीं था, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था। मैंने कुछ टाइम उसको समझाने की कोशिश की, मगर फिर वो समझा नहीं तो वापस आ गया। अब आप देखिए हुनर किसके हाथ में है? चेतराम जी के हाथ में। ट्रेनिंग कौन दे रहा है? तो बात समझिए क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग का नेटवर्क कंट्रोल में है। मशीन क्यों नहीं मिल रही? बैंक का सिस्टम कंट्रोल में है। ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि चेतराम जी ट्रेनिंग के सिस्टम में ही नहीं है। जिसके पास हुनर है, जिसके पास ज्ञान है, वो ट्रेनिंग करा ही नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया? इससे मैंने क्या सीखा? मैंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और मैंने उनको सुझाव दिया। मैंने कहा कि देखिए ये पता लगाइए आप कर सकते हैं या नहीं। आईटीआई के सिस्टम में क्या होता है? ट्रेनिंग होती है,
बढ़ई की ट्रेनिंग होती है, प्लम्बर की ट्रेनिंग होती है, मोची की ट्रेनिंग होती है, कुम्हार की ट्रेनिंग होती है, ये सब ट्रेनिंग होती है। तेलंगाना में मैंने चीफ मिनिस्टर को सुझाव दिया कि आप ऐसे कीजिए, आप सर्टिफिकेशन सेंटर बनाइए। तेलंगाना में लाखों मोची हैं, नेटवर्क है मोची का, उस नेटवर्क के अंदर हुनर है, कैपेबिलिटी है। मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि ट्रेनिंग इनसे करवाइए। तो हजारों मोची, जो गुरु शिष्य की परंपरा है हिंदुस्तान में, हजारों मोची ट्रेनिंग कराएंगे, सर्टिफिकेशन सरकार करेगी, और जब एक मोची ट्रेनिंग करेगा और उसका शिष्य सर्टिफिकेशन पाएगा तो मोची के बैंक अकाउंट में सीधा सरकार पैसा डालेगी। तो मेरा कहना है, सवाल पूछता हूं आपसे, बढ़इयों के लिए हिंदुस्तान में बैंक क्यों नहीं है? मोचियों के लिए हिंदुस्तान में बैंक क्यों नहीं है? बढ़इयों का अपना ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं है? हुनर तो उनके पास है। तो जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया है, वो विकास के सिस्टम को ही बदलने जा रहा है, क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। डेटा की सदी है, सब लोग डेटा की बात करते हैं। तेलंगाना में हमारे पास जाति का पूरा डेटा हमारे हाथों में है, और इस डेटा के साथ हम तेलंगाना की पूरी राजनीति को बदल सकते हैं। और जो सचमुच में आपका हक है, जाति जनगणना के माध्यम से वो हम आपको दिलवा सकते हैं। और सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया देखो, जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। मोहन भगवत जी कहते हैं जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। अगर आपको चोट लगती है, आप अस्पताल जाते हो, कभी आपसे डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे मत करो। एक्सरे से कोई नुकसान थोड़ी होता है, एक्सरे से सच्चाई पता लगती है, वही हम कर रहे हैं। एक प्रकार से हम सामाजिक एक्सरे कर रहे हैं कि भैया सच्चाई क्या है, किसके पास कितना धन है, कौन कहां बैठा है, ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं, गरीब लोग कितने घुस पा रहे हैं, कौन सी जात के लोग कहां घुस रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किन लोगों को कैसे रोका जा रहा है, ये सब जाति जनगणना से मिल जाएगा। तो ये एक क्रांतिकारी कदम है, क्रांतिकारी कदम है। इसीलिए आरएसएस और बीजेपी इसको रोकना चाहते हैं, और इसको अब दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। बिहार में कांग्रेस पार्टी का मैं आपको रोल बताता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी, गठबंधन की जिम्मेदारी, जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, गरीब जनरल कास्ट के लोग, इन
इन सब को जोड़कर, इन सबको जगह देकर, इज्जत देकर, रिस्पेक्ट देकर आगे बढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी का है। और मैं आपसे पहला व्यक्ति हूंगा जो आपसे कहेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो पहले काम करना चाहिए था, जिस गति से काम करना चाहिए था, जिस मजबूती से बिहार में काम करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। और हम अपनी गलती से समझे हैं और अब हम बिना रुके पूरी शक्ति के साथ जो बिहार के कमजोर लोग हैं, बिहार के गरीब लोग हैं, छोटी जात, छोटी अलग अलग जो ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित के लोग हैं, उन सबको हम लेकर एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। कुछ दिन पहले हमने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स चुने और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा कदम है, मगर ये एक जरूरी कदम है। पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमारी नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के हैं। और अगर आप हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स को देखें तो यह बात और भी गहराई से हुई है। मैंने और खारगे जी ने बिहार की टीम को साफ बता दिया है कि आपका काम बिहार के गरीब जनता की रिप्रेजेंटेशन का काम है। आपका काम दलितों, ईबीसी, ओबीसी, गरीब जनरल कास्ट, महिलाओं को जगह देने का काम है और आपको यह काम बिना झिझके, बिना डरे यह काम पूरा करना है। हम राजनीति में आपके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। आपके युवाओं को हम राजनीति में लाकर, आपको हम राजनीति में लाकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। जो बिहार में हुआ है, जो आज बिहार में हो रहा है, जो एनडीए की सरकार बिहार में कर रही है, चुने हुए अरबपतियों की राजनीति चल रही है, अदानी अंबानी की राजनीति चल रही है, उससे हम लड़ रहे हैं और उसको हम हराने जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि इस देश को बिहार की जनता डायरेक्शन देती है। जब भी राजनीतिक बदलाव आता है, अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक बदलाव आया, बिहार की जनता ने यह बदलाव लाने का काम किया था और हम समझते हैं कि बिहार की जनता फिर से यह काम करना चाह रही है और यह काम करेगी। और हम आपके साथ मिलकर, शामिल होकर यह काम करना चाहते हैं। सबसे जरूरी लक्ष्य कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना है। हमारी जो पुरानी विचारधारा है, बिल्कुल मतलब ऐसे, और जो इसके सामने आएगा, आपने देखा होगा पहले नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी कह रहे थे 400 पार, देखा आपने 400 पार। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन सामने खड़ा हुआ और फिर मोदी जी जब पार्लियामेंट आई, यूं किए कि मैं बदलूंगा नहीं इसको। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने और आपने कॉन्स्टिट्यूशन
को बचाने का काम किया। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और जहां भी देखिए, और जहां भी मेरी जरूरत होगी, जहां भी मेरी जरूरत होगी, बिहार के कोने कोने में, हिंदुस्तान के कोने कोने में आप मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।